Hello students, welcome back to the lecture series by your रोहित सर। हमने रिसेंटली जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट के चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये लेक्चर हाफ ही रिकॉर्ड हो पाया था, तो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक फ्रॉम हियर। क्वेश्चन 5 जो आया था 23 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है सर? कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और कुछ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं और बोला गया है अरेंज दिस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड करा और मुझे आइडिया लगा, सर क्या आइडिया लगा? सर मुझे ये आइडिया लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग की बात की जा रही है। सो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से मेरा मतलब है सर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराया जाए, और वो सर मुझे पता है एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिलेटेड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। सर इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, तो सर जितना बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उतना ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है और रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज हो जाती है। सो ये डिपेंड करता है कि अगर बेंजीन के ऊपर जो ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, ईटीजी हैं, प्लस इफेक्ट वाले हैं, तो सर वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे और उसकी रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देंगे फॉर द अटैक टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अगर उल्टा हो सर, वाइस से वर्सा, अगर सर ग्रुप ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, यानी जो ग्रुप माइनस इफेक्ट लगाता है, अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हों तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, जिस कारण बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाएगी, जिस कारण आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होके रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सर अगर हम चेक करें यहाँ पे इन ग्रुप्स के इफेक्ट्स चेक करते हैं, तो सर ये जो Cl लगा है, Cl के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। Cl के लोन पेयर के कारण इसका प्लस m इफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन इसका माइनस i इफेक्ट भी होता है। और सर NO2 वी ऑल नो दैट इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग माइनस m इफेक्ट। इनफैक्ट जो बच्चों को माइनस m वाले ग्रुप के इफेक्ट्स का एक ऑर्डर याद है, तो हम इसको बहुत अच्छे से याद किया करते हैं। क्या क्या है कि सर ये माइनस m का टॉपर है। सर माइनस m ग्रुप लगाने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले, उनमें से इसका वन ऑफ द हाईएस्ट माइनस एम इफेक्ट है, तो इसको हम याद करते हैं क्या क्या है कि माइनस एम का टॉपर। और सर फिर आते हैं OCH3। OCH3 में O के ऊपर लोन पेयर है, ऑल्सो माइनस एम के टॉपर होने के साथ साथ ये माइनस I भी है। सर OCH3 में O का लोन पेयर होने के कारण ये प्लस M है, और ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें FO या N जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो माइनस I इफेक्ट लगाता है। तो सर हमें इफेक्ट्स का आइडिया लग गया। अब सर हमें चेक करना है कि इनमें कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर माइनस M और माइनस I में माइनस M ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर प्लस M और माइनस I में प्लस M ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों काइंडली ये नोट करो कि सर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है उसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, और नॉर्मली M और I इफेक्ट में से M या R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बट सर इस चीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे क्या है, हेलोजन एक्सेप्शन। सर इसको हम बहुत अच्छे से याद करते हैं इस हेडिंग के अंडर ही कि सर जब अफेक्ट्स की बात होती है तो उसमें एक हेलोजन एक्सेप्शन नाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बताया जाता है क्या सर, जिसमें बताया जाता है कि सर जो हेलोजन है उसका माइनस I उसके खुद के प्लस M से स्ट्रॉन्गर है। तो सर नॉर्मली M इफेक्ट I इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, बट हेलोजन्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो सर यहाँ पे माइनस I ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स नाउ लेट अस चेक इट आउट व्हाट इज द अल्टीमेटली नेचर ऑफ दिस ग्रुप। सर ये प्लस M माइनस I में से माइनस I बड़ा है, ये माइनस M माइनस I में से माइनस M बड़ा है, और ये प्लस M माइनस I में से प्लस M बड़ा है। तो सर क्योंकि ये प्लस M बड़ा है तो ये तो बन गया EDG, और सर ये माइनस M बड़ा और उसका भी टॉपर है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग EWG है। सर क्या बन गया ये, स्ट्रॉन्ग EWG। NO2 ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग EWG है। और सर ये माइनस I है, इसके खुद के प्लस M से जरूर बड़ा है, हेलोजन एक्सेप्शन, बट बहुत ज्यादा माइनस इफेक्ट नहीं है, तो इसको मैं स्लाइट EWG बोल रहा हूं। तो सर एक बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट बात, रिएक्टिविटी, ठीक है जी, रिएक्टिविटी फॉर EAS को अगर हम देखें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG अपॉन EWG। ऐसा क्यों? जितना EDG होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, जितना EWG होगा उतनी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो रिएक्टिविटी भी कम।
नाउ अगर बेस्ड ऑन दिस देखें तो सर सबसे कम रिएक्टिव हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन होने वाला है? सबसे कम रिएक्टिव होगा जिसका ईडब्ल्यूजी सबसे स्ट्रांग है, और सर इन ऑप्शंस में से वो क्या है? बी पार्ट। सर हम देखें बी सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए, ऑप्शन 2 है या ऑप्शन 4 है? सर उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सी पार्ट। वाई सर? क्योंकि वो ईडीजी है, ये तो ईडब्ल्यूजी है, तो सर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सी। तो सर क्लियरली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस अगेन क्वेश्चन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट में बाकी क्वेश्चंस में भी आया है। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रख रहे हो तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन जिन बच्चों ने ये लेक्चर अटेंड किया है या कर रहे हैं, काइंडली पहले क्वेश्चन खुद वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करें और फिर उसको कंटिन्यू करके अपने सोल्यूशन को इस सोल्यूशन से मैच करें। और अगर आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो डू राइट इजी इन द कमेंट बॉक्स, और कोशिश करें लिख के बताएं। अगर आपको कोई मॉडरेट या डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख के बताएं कि वो क्वेश्चन नंबर कंफ्यूजिंग है या मॉडरेट लेवल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। 6 क्वेश्चन में एल्काइन दे रखा है, एक ब्यूट टू वाइन, उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन की हुई है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशंस में एडिशन की हुई है। अब जब ये दो अलग अलग कंडीशंस में एडिशन की हुई है, उससे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के दिखाए हैं, एक एक्स और एक वाई। अब सर ये जो सवाल आया है ये भी 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 में ही पिछला क्वेश्चन भी था, तो ये भी जेईई मेंस के पेपर के अंदर होता है। कभी कभी एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही चैप्टर के ज्यादा सवाल भी आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के ये दो क्वेश्चन सेम शिफ्ट में आए थे। नाउ लेट अस चेक इट आउट प्लीज। ब्यूटाइन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, बट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, दो अलग कंडीशन में। सर ये पीडीसी और सर ये Na लिक्विड अमोनिया। सर काइंडली नोटिस करें, अगर आपको एल्कीन्स की प्रेपरेशन के रिएक्शन याद हो तो उसमें हम एल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन करके एल्कीन्स बनाया करते थे, और उसमें हम दो तरह की पार्शियल रिडक्शन कर पाते थे। सर कौन सी? सर जो पीडीसी वाली पार्शियल रिडक्शन है, इनफैक्ट लिखते पीडीसी हैं बट एक्चुअल में पीडीसी पॉइजन्ड बाय बेरियम सल्फेट होता है, जिसको हम मानते हैं अज्यूमिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसको हम क्या मान रहे हैं सर? अज्यूमिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट। सर इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ठीक है सर। सर ये लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिन एडिशन होती थी, जिससे सिस एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो सर यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा ब्यूटाइन क्या होगा सर? 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्यूटाइन है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर सिन एडिशन होने से जो प्रोडक्ट बनेगा सर एक्स, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे एच ऐड हो गया, यहाँ पे एच ऐड हो गया, तो सर ये सिस एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा? सिस एल्कीन। सिस ब्यूट-2-ईन बन गया, सिस एल्कीन। तो जो एक्स कंपाउंड बना वो एक सिस ब्यूट-2-ईन सिस एल्कीन बन गया। अच्छा सर, Na लिक्विड अमोनिया को वी ऑल्सो कॉल दिस रिएजेंट एज रिएजेंट ऑफ बर्च रिडक्शन। सर इसमें एंटी एडिशन होती थी, जो एच होने हैं ऐड, यहाँ जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है उसमें जो एच ऐड हुए हैं वो आपके सामने हैं, वो सेम साइड से ऐड हुए हैं, दोनों एच सेम साइड से हैं, इसीलिए एल्कीन सिस है। बट अगर आप बर्च रिडक्शन करते हैं Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इससे जो बनता है बहुत साफ है सर, इससे जो बनता है वाई वो कुछ इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लेटर से एक एच यहाँ ऐड हो गया और एक एच यहाँ ऐड हो गया। सर ये एंटी एडिशन है, तो इससे सर ट्रांस एल्कीन बनता है। क्या बनता है सर? ट्रांस एल्कीन। चलो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, चाहे तो कह दो एल्काइन की प्रॉपर्टी है, चाहे तो कह दो एल्कीन की प्रेपरेशन है, बट ये हाइड्रोकार्बन्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक्स और वाई के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए बोला है। कौन सी है? आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो प्लीज जब आप पेपर अटेम्प्ट करो, जब आप एक्चुअल में एग्जाम अटेम्प्ट करो या कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रजिस्टर करो कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। आंसर सारा उल्टा हो जाता है। तो सर यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट की बात करें तो इनमें ट्रू फॉल्स खेलते हैं हम सर, ट्रू फॉल्स करके एंड में फॉल्स वाले मार्क करने हैं। एक सेकंड सर, एंड में उसने क्या दिया? ABCD पार्ट, और कहा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ इनकरेक्ट और यहाँ करेक्ट। अरे कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम? नहीं सर, हम कंफ्यूज नहीं होंगे सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं और एंड में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है। चलो चेक करते हैं सर। सबसे पहला उसने बताया कि जो एक्स और वाई हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। हाँ बेटा चेक करो,
ये सिस एल्कीन था और ये ट्रांस एल्कीन। हम सबको पता है जो सिस और ट्रांस होते हैं, अगर वो एक ही एल्कीन से बने हुए हैं, सिस और ट्रांस है, जैसे ये भी सिस ब्यूट टूइन है और ये ट्रांस ब्यूट टूइन है, तो सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड वी ऑल नो दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पार्ट ऑफ क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाली। आगे चलने से पहले हम चाहें तो एक बार इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम नीचे से ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलो सर करें। सर ए ट्रू है और हमें फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो सर जहां जहां पे ए है वो ऑप्शन एलिमिनेट। सर ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 3 गया। अब या सर बी एंड डी होगा या सर बी एंड सी होगा, तो सर मैं बी चेक भी ना करूं चाहे, क्योंकि बी तो पक्का फॉल्स है ही। बट एक बार चेक कर लेते हैं सर। सर डायपोल मोमेंट ऑफ एक्स, कौन है एक्स? एक्स सिस वाला था। यस सर, जो एक्स है वो सिस वाला है सर, यही एक्स है। सिस वाले का ब्यूट ट्विन का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। क्या होता है सर? नॉन जीरो। इसका नॉन जीरो डायपोल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिख के दिया क्या गया है? जीरो डायपोल मोमेंट। तो सर ये फॉल्स है। तो सर ये आंसर का पार्ट होने वाला, और हमें पता भी लग गया था क्योंकि ऑप्शन 1 और 4 ही होने वाले हैं, तो यही आंसर होने वाला है। एक बार चेक करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स। सर नॉर्मली सिस और ट्रांस एल्कीन्स में से सिस एल्कीन का क्योंकि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, वेरस ट्रांस एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है, क्योंकि जो ट्रांस होता है, क्योंकि जब उसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो ट्रांस एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो उसकी सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं पूछा सर, आप एक्स्ट्रा इन्फो दे रहे थे। हाँ चलो हम वापस बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। तो सिस का नॉन जीरो डायपोल, ट्रांस का जीरो डायपोल। जिसका डायपोल ज्यादा है उसी की डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स यानी सिस इज हायर। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो सर ये भी आंसर नहीं होगा, सी वाला भी आंसर में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फॉल्स आइडेंटिफाई करने थे। तो सर आगे जाने से पहले आंसर तो पक्का ऑप्शन 1 है। लास्ट बार डी चेक कर लेते हैं। एक्स एंड वाई रिएक्ट विद ओजोन जिंक टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सर बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करूंगा और वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, सर ये जो रिएजेंट है ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं? तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर जहां भी एल्कीन के अंदर सी डबल बॉन्ड सी होता है उसको वहां से तोड़ देते हैं और उस कार्बन के ऊपर हम कार्बोनिल बना देते हैं। जहां भी होता है उसको तोड़ के कार्बोनिल, जहां भी है उसको तोड़ के कार्बोनिल, जहां भी है उसको तोड़ के कार्बोनिल। तो सर ये CH3 CHO यहाँ बनेगा, CH3 CHO यहाँ, ऐसे ही CH3 CHO यहाँ, CH3 CHO यहाँ। तो जब इसने कहा कि प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे तो ये फॉल्स है सर। प्रोडक्ट्स तो सब जगह सेम बन रहे हैं, तो ये फॉल्स है। तो वो ऑप्शन फॉल्स स्टेटमेंट में आएगी जो बी और डी वाली होगी। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो सर अगेन देखो, जिन लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मॉडरेट या डिफिकल्ट लगा तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कौन सा क्वेश्चन नंबर है और आपको इसका लेवल कैसा लगा। उससे क्या होएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड योरसेल्फ कि मुझे इसके जैसे क्वेश्चन और करने हैं। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, चैप्टर वाइज जेई मेंस क्वेश्चंस करके, वो भी लेटेस्ट अभी के एग्जाम के, यू आर गोइंग टू बिकम रियली वेरी कॉन्फिडेंट। और आप जब रिवीजन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने किन एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना है। नाउ कमिंग बैक, ये क्वेश्चन आ गया जी अगला वाला, चेक करते हैं सर। ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपाउंड दिया हुआ है, उससे 2 स्टेप्स में रिएक्शन करा के एक कंपाउंड पी बना रखा है जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और हमें इस पी का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। चलो सर कर देते हैं, कैसे है सर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर रिएक्शन क्या है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको दिख रहा है कि ये दोनों ब्रोमीन एडजॉइनिंग कार्बन पे लगे हैं? यस सर, लग तो रहा है। तो सर हमें नजर आ रहा है ये जो कंपाउंड हमें दिया गया है ये विसिनल डाइब्रोमाइड है। क्या है सर? ये विसिनल डाइब्रोमाइड। सर विसिनल क्या होता है सर? सर विसिनल होता है जब 2 एडजॉइनिंग एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डाइब्रोमाइड यानी 2 ब्रोमीन एटम्स लगे हुए हैं। सर आपने उसको पहले स्टेप में जिंक के साथ हीट करा। सर बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है एल्कीन बनाने का। सर यहाँ पे डीहेलोजिनेशन होगी। क्या होगी सर? डीहेलोजिनेशन। तो डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है सर? लॉस ऑफ दीज 2 Br।
सर ये बी आर और ये बी आर दोनों निकल गए और बीच में यहाँ पे अल्कीन बन गया। तो सर यहाँ से पक्का पक्का मेरा आफ्टर फर्स्ट अगर मैंने इसको जिंक के साथ हीट करा तो सर गारंटेड है एक बार के लिए मेरा कंपाउंड जो बनने वाला है वो डेफिनेटली ये बनने वाला है। सर यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर ये दोनों बी आर का लॉस होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, साइक्लोपेंटीन जैसा एक कंपाउंड बन जाएगा। सर ये जिंक के बाद ये होगा। सर इसके बाद उसने हमें कहा है कि आपने इसमें HBr डाला। क्या डाला सर? HBr। सर HBr की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? HBr जब एल्कीन्स में ऐड होता है सो देर आर टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स विच इट कैन फॉलो। आइदर वन इज इन द वे ऑफ कार्बोडाइन आयन बना के और दूसरा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू। वो कैसे सर? HBr विदाउट परऑक्साइड है। यहाँ पे HBr क्या है? विदाउट पर ऑक्साइड। जब ऐसा होता है तो ये H प्लस Br माइनस में टूट जाया करता है। ओके सर। सर जैसे ही H प्लस Br माइनस में टूटेगा सर पहला अटैक H प्लस करेगा। फर्स्ट H प्लस जाके इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है। सर अगर ये विद परऑक्साइड होता तो यहाँ आयंस ना बनते। चलो उसकी बात छोड़ देते हैं, अभी इस क्वेश्चन में परऑक्साइड नहीं है तो विदाउट परऑक्साइड वाला रिएक्शन है। H प्लस का पहले अटैक हुआ, उसने जाके यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कराया। अब मेरे पास ऑप्शन है ये वाला पाई बॉन्ड या तो यहाँ जा सकता है या फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है। बहुत ध्यान से देखें सर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से बहुत गलती हुई है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, एंड में ऑप्शन कंफ्यूज करती हैं, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करें। देखिए ज़रा क्या करना है सर, ये दोनों में से किसी एक जगह जाएगा तो सर अगर यहाँ से दोनों में से किसी एक जगह जाएगा तो सर मैं आपको दोनों पॉसिबल कार्बोकेटायंस बना के दिखाता हूँ। सर एक कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी है सर ये वाली, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ ये लगा है। मान लें मैं नाम दे देता हूँ सर, क्या सर? इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से ए। ये तो नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, नहीं लिखा सर। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ ए वाला पार्ट, इसको मैं बोलता हूँ बी वाला पार्ट। देखो जहां पर भी ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होके माइनस चार्ज आएगा वहीं जाके ये H प्लस जुड़ जाएगा। तो ए वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे H जोड़ा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आके कार्बोडाइन बन गया। या फिर सर क्या बन सकता था? या फिर सर नीचे वाले में ये ए वाला चल रहा था सर, ये बी वाला करके दिखा दो। बी वाले में क्या हुआ सर? बी वाले में सर वही 5 की रिंग थी, उसमें ऐसे ही कंपाउंड्स लगे हुए थे, सॉरी ऐसे ही बना हुआ था। अब सर मैंने क्या करा? मैंने H को यहाँ लगा दिया और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर बहुत ध्यान से देखें सर, दोनों ही कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट का स्कोप है। कैसे सर? सर ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, सर ये वाला कार्बोकेटायन भी 2 डिग्री है। तो एज इट इज सर अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं और इसको भी रीअरेंज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को रीअरेंज करूं क्या बन सकता है? तो सर ऊपर वाले में बन सकता है ये वाला। सर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे वाले में बन सकता है ये वाला। सर कैसे? सर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर ये हमने दोनों कैसे करी? ऑप्शंस चेक करो सर। इस कार्बन के इस H को मैंने यहाँ उठा के शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करा तो सर चांसेस हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये डेफिनेटली आपको कार्बन दिखना चाहिए। पहले 2 डिग्री था, अब ये कार्बन 3 डिग्री बन गया, मोर स्टेबल बन गया। इसी तरह से अगर मैं ये जो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट था बी वाली साइड करके यहाँ पे माइनस लगा के इस पे H प्लस लगाता तो इस तरफ कार्बोडाइन बनता। अब इसमें भी साथ वाले कार्बन के ऊपर H है, अगर मैं इस H को शिफ्ट करके हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये भी हाइड्राइड शिफ्ट है सर। अगर आप फिर नोटिस करें ये भी 3 डिग्री कार्बोडाइन है सर। 2 ऑप्शन होगी 3 डिग्री कार्बोडाइन की, या ऊपर वाली या नीचे वाली। तब दोनों 3 डिग्री हैं सर। इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोडाइन होगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर। सो दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी पुश्ड टिल द एंड। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, आपको हर पार्ट को ध्यान से चेक करना है। अब सर रीअरेंजमेंट होने के बाद अब क्या करें सर? अब चेक करो, इसमें अल्फा H चेक करो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन, इसमें अल्फा H चेक करो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन। हाँ जी चेक करो सारो, अपने अपने चेक करो। चलो मैं भी बोल नहीं रहा, एक बार लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। देखे जरा जी, अल्फा H इन ए से बनने वाले कार्बोटायन में क्या है, अल्फा H इन बी से बनने वाले कार्बोटायन में क्या है। देखे देखे जरा जी, ए से बनने वाले में क्या है और बी से बनने वाले में क्या है। पक्का पक्का ए से बनने वाले में अल्फा H क्या है? कमेंट करें कमेंट करें। लो मैं बता देता हूँ आपको, ए से बनने वाले में कौन से अल्फा H हैं। चेक करो सर। सर ये वाला CH3, यहाँ पे CH2 और सर यहाँ पर भी CH2।
तो सर 3, 2 5 और 2 7, सर यहाँ पे अल्फा H 7 है। और सर इसमें चेक करें सर, इधर वाले कार्बन में CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर भी CH2, तो यहाँ कितने हैं सर? 6 हैं। तो सर जिस कार्बोकेटायन के अल्फा H ज़्यादा होते हैं उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेस्ड ऑन दैट दिस इज ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ऊपर वाला क्या है सर? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये वाला, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो बस सर मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए इसी कार्बोकेटायन के करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर कार्बन पे आपको Br लगवाना है, यानी टर्शरी का वो वाला कार्बन जिसकी साइड ब्रांच मिथाइल की है, ना कि इथाइल की। चेक करें ऑप्शंस में, Br लगाना है इथाइल वाली ब्रांच पे, नहीं मिथाइल वाली ब्रांच पे। और यहाँ पे, यहाँ तो उसने कुछ और ही बना रखा है बिना रीअरेंजमेंट के। तो गिवन ऑप्शन से आंसर 4 आ गया। बट एक छोटी सी बात, हमारी रिंग उसने दिखाई ऐसे थी, जब प्रोडक्ट बनाया इसको उल्टा कर दिया। हार्डली मैटर्स, उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये ब्रांच चेक करो। सर ये ऐसी कार्बन पे कार्बोडाइन पे मोर स्टेबल कार्बोडाइन बना है जहाँ पे मिथाइल की ब्रांच है, और अल्टीमेटली इसी पे जाके फाइनली ये वाला Br माइनस जुड़ना है। तो ये जुड़ गया सर Br, कहाँ पे? जहाँ मिथाइल की ब्रांच थी और उसका कार्बोडाइन टर्शरी कार्बोडाइन था और उसमें अल्फा H ज़्यादा थे। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट स्किप नहीं करनी, और रीअरेंजमेंट करने के भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो आपको देखना है कि कौन सा कार्बोडाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस इन जेईई मेंस जनवरी 2026। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। फिर से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में आराम से देखते हैं। मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। सर इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स का नहीं है। ये जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे को तो दिख गया, मैं आपको बता देता हूँ जी। ये सवाल पहले चलो सॉल्व करते हैं। क्या है इन कंपाउंड क्यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज। तो पहली इंपॉर्टेंट बात सर, उसने एक के बाद एक 2 रिएक्शन करे और उसमें जो क्यू बना उसमें उसने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको नियरेस्ट इंटीजर तक बताना है। ठीक है जी, जैसे मैंने हमेशा कहा है, हर लेक्चर में कहा है, बेटा दिस इज द लेक्चर बाय योर रोहित सर। और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बताता हूँ बीच बीच में, कि बेटा क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट सही से करना है। अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी में इंटरप्रेट ही गलत हो गया तो आंसर सही आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखो, इंटरप्रेट करो और फिर सॉल्व करो। सर मुझे ये दिख रहा है ये बेंजीन है, सर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है और ये एसिड क्लोराइड है और ये एनहाइड्रस AlCl3 लोएस्ट एसिड कैटलिस्ट है। सर पहला रिएक्शन तो मेरे दिमाग में आ गया, बेंजीन, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो सर अगर आप ध्यान से देखें सर, पहला पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। सर पहला पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। क्या होने वाला है सर? इसके अंदर सर ये वाला जो Cl है AlCl3 इसको खींच के ले जाएगा, ये बाहर जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा और इसका रिंग के ऊपर अटैक होगा। तो सर मेरे हिसाब से अब आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन जो P बनेगा वो ये बन जाएगा। सर बेंजीन के किसी एक कार्बन पे, बेंजीन के किसी एक कार्बन पे आप वो वाला C डबल बॉन्ड O लगाओगे। अब इस C डबल बॉन्ड O के आगे क्या है सर? CH2, फिर एक और क्या है CH2, फिर एक और क्या है C डबल बॉन्ड और O CH3। सो दिस इज डेफिनेटली कंपाउंड P। तो सर फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन होने से पहला पार्ट बन गया। यहां तक जो ये क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। लो जी, अब फटाफट से इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं सर। एक्वस NaOH डाला गया है और कुछ क्यू बनाया गया है। सर यहाँ पे अब हम एक्वस NaOH डाल के क्या कर सकते हैं? तो ये अब जो पार्ट है, इतना वाला सेक्शन, ये एक्चुअल में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट नहीं है। ये हम कर तो रहे हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहे थे, बट इसमें पहला रिएक्शन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। ये वाला अगर आप नोटिस करो, आप देख रहे हो ये कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, और कार्बोनिल में बेसिक मीडियम। सर ये एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर का रिएक्शन है और उसमें बेसिक मीडियम फटाफट से मेरे दिमाग में आता है, और साथ में हीट भी है। सर ये तो पक्का एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है सर? ये एल्डोल कंडेंसेशन, और वो भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सर इससे क्या बनने वाला है? सर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होने की प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। सर कैसे बनेगा सर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट? चेक करें सर। तो सर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में सर ये एल्डोल का एक रिएक्शन बनता नजर आ रहा है।
एल्डोल कंडेंसेशन। अगर सर एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो एक कार्बोनिल दूसरे कार्बोनिल से रिएक्ट करता है। देखें इसमें तो अल्फा एच नहीं है, इसमें अल्फा एच है, तो सर क्या होगा सर, पक्का पक्का हीट करने पे पहले ये वाला कार्बोनिल एज इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला कार्बोनिल एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, और सर अल्टीमेटली ये वाला CH3 के 2 H लूज करेगा और ये O लूज करेगा। तो पक्का पक्का सर कुछ इस तरह से होने वाला है, यहां से 2 H लॉस होंगे, लॉस ऑफ 2 H, और यहां से लॉस ऑफ दिस ऑक्सीजन, लॉस ऑफ O ऑफ C डबल बॉन्ड O। जो स्टूडेंट क्लास 12th के हैं वो ये रिएक्शन पक्का समझ पाएंगे, जो क्लास 11th के हैं वो इतना पार्ट अभी आप स्किप कर सकते हैं आगे के लिए। बट एक बात क्लियर है, पहला स्टेप पक्का फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही था। अब सर आगे सवाल क्या होगा सर, आगे जब ऐसा होगा तो सर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आइडली सर ऐसा कुछ बन जाना चाहिए। कैसे सर, सर ये कार्बन था, 1 2 3 4 5 की रिंग और बनेगी सर। सर देखें सर, यहाँ कार्बन, सर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये 5 की रिंग बन गई। इस 5 की रिंग के अंदर सर कहाँ क्या हुआ सर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर। इस कार्बन का ये O हटा, इसके 2 H हटे, तो यहाँ पे एक H है, और आगे वाला इसका कार्बन क्या है, C डबल बॉन्ड हो। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट Q। ये क्या बनता नजर आ रहा है, Q। तो सर ये एल्डोल कंडेंसेशन है, मॉलिक्यूल का एक हिस्सा मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से के साथ एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है, लॉस ऑफ वाटर करा रहा है सर। हीटिंग से यहाँ पे पानी का लॉस हुआ था, और कहाँ से O और कहाँ से H सर, एक कार्बोनिल जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था वो अपने दोनों, सॉरी वो अपना O लूज कर रहा है, कहाँ से, सी डबल बॉन्ड O से, और इसने अपने 2 H लूज किए, अल्फा H। ये हमारा कार्बोनिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट में हम चेक करना चाहते हैं सर कितने कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो अगर आप देखें यहाँ पे 6 कार्बन है, 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करें सर, सर 1 2 3 4 5, बेंजीन में जब कुछ नहीं लगा होता उस कार्बन पे H होता है, 1 2 3 4 5। इस कार्बन पे ऑलरेडी साइड चेन है तो इस पे H नहीं होगा, 5 और एक 6, और यहाँ पे 2 H होंगे, ठीक है, 6 और 2 8, और सर यहाँ पे भी 2 H होंगे, 8 और 2 10। एक बार दोबारा देखें सर, सर 5 और 2 7 और 2 9 और एक 10, सर ये H10 है। और सर ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं सर, एक ही ऑक्सीजन है सर, C11H10 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का आपका लॉस हो चुका था सर, ये है सर। इसका मोलिकुलर मास निकाल लें सर, तो सर यहाँ से मोलिकुलर मास कितना आएगा एक बार चेक करते हैं सर। सर 12 11 का कितना होता है, 12 10 इज 120 प्लस 12 is 132, 142 प्लस 16 इट इज 158। तो सर यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो 158 आएगा। अब सर लास्ट पार्ट रह गया, हाँ सर हम निकालना चाहते हैं इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए सर ऊपर आएगा ऑक्सीजन का मास, कितना है सर ऑक्सीजन का मास 16, नीचे आएगा टोटल मोलर मास कितना है सर 158 इनटू कितना सर 100। सर रफली चेक करें, अगर मुझे नियरेस्ट इंटीजर निकालना है तो एक बात समझ आ रही है। सो ये 158 को मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली 160 मान लूँ तो सर 16 10 160, 100/10 इज अप्रॉक्सीमेटली 10%। सो द फाइनल नियरेस्ट इंटीजर आंसर इज 10%। सो इट इज अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद अगला स्टेप क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लास 11th के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो कोई टेंशन ना लें, आपने सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक ही आइडेंटिफाई करना आपको आता है, उसके बाद आप 12th के बाद सीख पाओगे। लो जी अगला क्वेश्चन ट्राई करें सर, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9th में एक एल्कीन दिया हुआ है, बिल्कुल सही एक एल्कीन दिया हुआ है। इस एल्कीन के अंदर HBr, अरे सर आपने अभी बताया था HBr की एडिशन और साथ में इस बार कुछ दिया हुआ है। सर अगर ध्यान से देखें तो ये बेंजोइल परऑक्साइड है, क्या है सर ये बेंजोइल परऑक्साइड, PH C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O PH। जब उसने इस पूरी चीज को ट्वाइस करा तो आप नोटिस करें इसके अंदर यहाँ पे एक परऑक्सी लिंक आ गया, तो ये डेफिनेटली परऑक्साइड है। क्या है सर ये परऑक्साइड। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर वीडियो में आपको बताया था एल्कीन्स के ऊपर जब HBr की एडिशन होती है और साथ में प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स होती है तो सर इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इनफैक्ट एज पर दी NCERT लैंग्वेज इस अफेक्ट का एक नाम है
वी कॉल दिस एज खराश इफेक्ट। है तो हंसने वाली बात, जैसे मेरे को इस टाइम पे थोड़ी सी खराश हो भी रखी है, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज खराश इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मैं आपको कोई तंग नहीं कर रहा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है सर, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना सर, वो एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर बनता है। इन क्वेश्चंस को करते हुए हमें आइडिया लग रहा है क्या कि जो जेईई मेंस की पेपर सेटिंग एजेंसी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल बना रही है। और एक चीज की और क्लैरिटी आ रही है, जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो वी आर एबल टू रिवाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर। तो सर, नॉट ओनली वी आर डूइंग क्वेश्चंस बट एट द सेम टाइम वी आर रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। नाउ चेक इट आउट सर, क्या होगा सर, एंटी मार्कोनिक ऑफ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे हिसाब से अगर मैं H प्लस बी आर माइनस की तरह अटैक कराता तो सर यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल होता। अब टेक्निकली एच बी आर में पहले बी आर रेडिकल बना दिया जाता है। अगर मैं इसका प्रॉपर मैकेनिज्म याद कराऊं तो ये क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इसके अंदर एक इनिशिएशन स्टेप होता है। उस इनिशिएशन स्टेप के अंदर पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है जी, और जो उसके बाद जो सील बॉन्ड ओ ओ ओ सील बॉन्ड ओ पी एच था, सबसे पहले उसका पर ऑक्सी बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये ब्रेक करता है, होमोलाइसिस होता है और यहाँ से एक पी एच सी ओ ओ रेडिकल बनता है। फिर वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करता है, फिर वहाँ से एक पी एच रेडिकल बनता है, फिर वहाँ से वो एच बी आर के साथ रिएक्ट करता है। एच बी आर में से पी एच एक एच निकाल के ले जाता है और यहाँ से बी आर रेडिकल प्लस बेंजीन बन जाता है। ये मैंने पूरा इनिशिएशन स्टेप आपको दिखा दिया। इस मैकेनिज्म में पहले फ्री रेडिकल्स बन के एच बी आर से बी आर रेडिकल जनरेट किया जाता है और साथ में पी एच इज फिनाइल ग्रुप, एच यहाँ से लिया तो क्या बन गया, बेंजीन। ओके सर, अब सर ये बी आर रेडिकल अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, इसमें होमोलाइसिस होता है, तो सर यहाँ पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है और बाद में यही फ्री रेडिकल अपने ऊपर एक फ्रेश एच बी आर से एच लगाता है। तो अल्टीमेटली कर करा के सर ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है। क्या है सर, ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो सर इस चीज को बनाने के अकॉर्डिंग ही फाइनल प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो सर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका यहाँ पे बनता है पी एच सी एच टू, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे एच। ये वाला एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही क्या बनता है, मेजर। तो सर ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म के साथ मैंने रिएक्शन रिवाइज करा दिया और ये हमारा जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन भी हो गया। अच्छी बात क्या है, पूरा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं क्या है। उसने बोला इस रिएक्शन को कंसिडर करके कुछ 5 स्टेटमेंट्स ABCD दे रखी हैं और उनके बारे में आपको करेक्ट चीजें पूछी गई हैं। अभी मैंने आपको 2-4 मिनट पहले बताया था कि करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ध्यान रखो, उसमें गलती मत करो। तो इस बार करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है। इस बार ट्रू स्टेटमेंट्स चेक करनी है। चेक करते हैं सर। सबसे पहला, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू अ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट। ये देखा सर आपने, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। तो सर ये डेफिनेटली ट्रू पार्ट है। जो ए पार्ट है वो पक्का क्या है, ट्रू है। बी चेक करें सर। रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। रियली सॉरी सर, जो पेरोक्साइड था उसका जो मेन काम था वो अटैकिंग ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करना था, ना कि हाइड्रोजन। दिस इज फॉल्स। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये बन गया सर, थोड़ा बहुत बेंजीन बनेगा सर, तो ये ट्रू है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो फिर भी हो जाता है क्योंकि इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो बेंजीन बना था लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये भी सही है। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल एथेन, इसका आईयूपीएसी नेम दे रखा है। अगर मैं इसको आईयूपीएसी नेमिंग दूंगा तो सर इसकी ये पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन के अंदर सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 1 पे ब्रोमो है, 2 पे फिनाइल है और इथेन है। तो इसने बोला 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन इज माइनर प्रोडक्ट। ओहो, ये तो गलत है सर, ये तो मेजर है। तो ये फॉल्स है सर, फॉल्स है। आगे आ जाइए। द सेम रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ये डेफिनेटली ट्रू है सर। HBr की एडिशन विदाउट पेरोक्साइड वाया कार्बोकेटायन होती है। HBr की एडिशन इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड खराश इफेक्ट के थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, A, C एंड E। तो आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन 3। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। ये फिर हमें दिखा रहा है कि पूरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर तक जेईई मेंस लेके जा रहा है आपको, ऊपर ऊपर से आंसर नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सर। मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। लो जी लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स की टेक्निक पूछ ली। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस, but it is also based on your knowledge of separation techniques। लो ध्यान से देखो, फिर इस क्वेश्चन में जो बी और सी प्रोडक्ट बनेंगे उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक सुटेबल है, इस सवाल ने ये पूछा। फटाफट से चेक करते हैं क्या करना है। सर आपको दिख रहा है ये कंपाउंड बेंजीन है। सर बेंजीन के अंदर आपने डाला क्या है सर? सर बेंजीन के अंदर आपने ब्रोमीन और FeBr3 लुइस एसिड कैटलिस्ट डाला हुआ है। सर ये तो क्या है? रिंग हेलोजिनेशन। सर ये रिंग हेलोजिनेशन वाला EAS का एक एग्जाम्पल है। तो सर पक्का पक्का जो इससे ए पार्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर एक Br लगा आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लगा आ जाएगा? Br। बेसिकली इन दोनों ने मिलके आपको Br प्लस नाम के इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के बेंजीन पे लगा देना है। तो ये ES बन के Br लग जाएगा। फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। सर ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। इसमें जब हम HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डालते हैं तो ये मिलके NO2 पॉजिटिव नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। अब सर नोटिस करते हैं सर एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ आई, इतने सारे क्वेश्चंस आपसे हाइड्रोकार्बन्स के डिस्कस करके, कि जो सर हाइड्रोकार्बन्स का बिल्कुल लास्ट सेक्शन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और उसके काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड डू नॉट निगलेक्ट हाइड्रोकार्बन्स का एंडिंग पोर्शन। अपनी प्रैक्टिस रिविजन पूरी करो ना। यहाँ पे आओ, इसने हमें NO2 पॉजिटिव दे दिया। अब NO2 पॉजिटिव ने एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करा तो कहाँ पे लगेगा? उसके लिए ब्रोमीन का हमने +M इफेक्ट देखा। +M जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब क्या होता है? +M के कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। दो प्रोडक्ट बन जाएंगे सर, या तो ब्रोमीन के ऑर्थो पे NO2 लगा आएगा या फिर ब्रोमीन के पैरा पे NO2 लगा आएगा। यहाँ पे NO2 लगा आएगा, सॉरी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी थोड़ी सी, ये बात नहीं। दोबारा बना देते हैं सर, एक सेकेंड। यहाँ देखें सर, दोबारा देखें सर। सर यहाँ एक प्रोडक्ट ये बनेगा सर, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? सर ब्रोमीन के पैरा पे NO2 लगा आएगा। सर अगर आप नोटिस करें, यही उसने B और C बोला था। लेट अस से ये मेरा B है, ये मेरा C है। रिएक्शन वाला पार्ट मेरे क्वेश्चन का पूरा हो गया। अब उसने बोला इन B और C को सेपरेट करना है, बोले कौन सी टेक्निक बेस्ट है? सर जो सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं दे एक्चुअली आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन अ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी। सर चेक करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन नाम की प्रॉपर्टी या सॉरी सेपरेशन टेक्निक तब यूज करते हैं व्हेन वन ऑफ कंपोनेंट इज स्टीम वॉलेटाइल। ये हम पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में भी कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हैं उनमें स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सर देखें ऑर्थो पे नाइट्रो है लेकिन ये फिनॉल नहीं है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं है, तो सर यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज नॉट फिनॉल। सब्लिमेशन के लिए सर हम तब यूज करते हैं जब सॉलिड क्या हो जाए, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कुछ इसके बारे में हमें पता नहीं है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ है सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्टिलेशन से रिलेटेड और हैं। सिंपल डिस्टिलेशन तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ग्रेटर देन कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, फिर सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस हो। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो सर एक बहुत सिंपल स्पष्ट बात, क्या सर? सर इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला क्योंकि सारे सेम सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देखो इन दोनों में हल्का हल्का डायपोल मूवमेंट रहेगा और डायपोल मूवमेंट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि वेक्टर एडिशन से डायरेक्शंस का डिफरेंस आ रहा है, उस कारण बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो सुटेबल जो आंसर ऑप्शंस में से है वो डेफिनेटली क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये वन ऑफ द अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को प्लीज बताते रहना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर डाल के कि आपको वो क्वेश्चन इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। लो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप चेक करें तो इसमें क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस।
मैंने फिर बोला था, लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस बार जेई मेन 2026 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखी है सर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो भैया जेई मेंस 2026 की अप्रैल शिफ्ट या नीट का पेपर जो अभी आगे होने वाला है, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा आएंगे। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उनको ध्यान से करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलो चेक करते हैं सर। सबसे पहले कंपाउंड दिया, उसमें एक्सेस NaNH2 डाला। सर मेरे को यहाँ दिख रहा है ये डाइहैलाइड है। ऐसा सा ये क्वेश्चन हमने इसी जनवरी शिफ्ट्स का पहले भी किया था। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा के, क्योंकि एक्सेस लिखा है तो 2 बार में मिल जाएगा, तो सर आपको चांसेस है यहाँ एल्काइन मिलेगा। सर 3 कार्बन वाला NaNH2 के साथ एल्काइन तो केवल एक ही बन सकता है सर, मेरे को तो पता ही लग गया सर, यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन वाला एल्काइन तो कोई और हो ही नहीं सकता। सर प्लीज नोटिस करें, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की जा रही है। क्या की जा रही है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों कराई सर? क्योंकि 2 Cl थे और आपने एक्सेस NaNH2 यूज किया था। सर एक बार एक Cl और एक H निकला, एक बार और Cl और H निकला, 2 पाई बॉन्ड आके ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सर इसने ध्यान नहीं क्लोरीन कहाँ लगे हैं, प्रॉबिलिटी यही है कि एल्काइन बनेगा। सर पता नहीं क्यों मुझे आगे भी लग रहा है कि मेरा काम बन गया। डाइल्यूट H2SO4 Ag2+ डालना एल्काइन का बहुत स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन है, जिसमें Ag2+ कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें एडिशन ऑफ H+OH- हुआ करती है और वो मार्कोनिकॉफ हुआ करती है। ठीक है सर, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H+OH-। जब मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैंने इसमें H+ और OH- डाला और वो भी मार्कोनिकॉफ डाला, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन पे जाके ऐड होता है जिसपे हाइड्रोजन पहले से कम हो, 1 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट OH का अंदर वाले कार्बन पे लगा और हमारे लिए बन गया CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। H+ लगा इस कार्बन पे, H के H2 हो गए और यहाँ OH लगा। सर ये इनॉल बन गया, सर ये फिर टॉटोमराइज होके कार्बोनिल बन जाएगा। तो सर ये टॉटोमराइज हो गया, ये टॉटोमराइज होके फाइनली बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन बन गया सर। बहुत बढ़िया सर। सर ये कंपाउंड कौन सा बन गया सर? Z। सर बहुत क्लियरली पता लग गया सर, ये हमारा Z है। आगे चलें, कंपाउंड Y में इस एल्काइन को ही आपने पास करा रेड हॉट आयरन ट्यूब। स्टैंडर्ड रिएक्शन है सर, स्टैंडर्ड रिएक्शन है। एल्काइंस को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव बनते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एसिटिलीन होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते तो वो बेंजीन बनाता। अब सर ये क्या है? एक ब्रांच लगी हुई है CH3 के साथ में, तो सर इससे क्या होने वाला है? तो सर इससे बनने वाला है बेंजीन का डेरिवेटिव। सर बेंजीन तो बनेगा, उसके ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 लगा आएगा, ऐसा होगा। कैसे सर? सर अगर इसको ना मानो, आप बना लो इसका बेंजीन बन गया, फिर हर एक ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 लगा दो बेंजीन के ऊपर। इस कंपाउंड का अगर आपको नाम याद हो, दिस इज कॉल्ड है मेसिटाइलिन। इस कंपाउंड का नाम हमने पढ़ा हुआ है मेसिटाइलिन। दिस कंपाउंड इज नेम्ड मेसिटाइलिन। ओके सर, ये भी समझ आ गया। अब सर ये जो कंपाउंड है हमारा डेफिनेटली क्यू कंपाउंड है। एक बार चेक करना, क्या सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 है? सर देखिए सर, आपको यहाँ से हिंट मिल गया था सर, जब इसने 3 कार्बन वाले कंपाउंड को 9 बनाया तो 3 मॉलिक्यूल को जोड़ के जुड़ा हुआ है सर। देखें सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही जा रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है, मेसिटाइलिन बनेगा, कंफर्म हो गया। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं आफ्टर दिस रिएक्शन। नाउ कंपाउंड Z विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। मेरे प्यारे 11th के स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 1 आपके डोमेन के बाहर है, 12th में जाके आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। NaOI is a very important reagent for iodoform reaction। इसके लिए सर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है फॉर मिथाइल कीटोन्स। सर ये रिएक्शन होता है सर क्या? फॉर मिथाइल कीटोन्स। एक बार दोबारा से साफ सर ये रिएजेंट है आयोडोफॉर्म रिएक्शन का, और सर आयोडोफॉर्म रिएक्शन फॉर होता है RC डबल बॉन्ड O CH3। अगर कीटोन का सील बॉन्ड हो के एक साइड CH3 लगा हो, जो कि हमारा Z कंपाउंड में लगा हुआ था, ये COCH3 हमें नजर आ रहा है, तो सर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है सर।
आगे पढ़ें सर। स्टेटमेंट 2, कंपाउंड क्यू इज दिस वन, दिस इज द क्यू कंपाउंड। कंपाउंड क्यू हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। चेक करते हैं सर, ये तीनों एच एक जैसे हैं, और सर यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे एक एच होगा, और यहाँ पे एक एच होगा। ये तीनों एक एच एक जैसे हैं और ये बाकी तीनों एक जैसे। चलो 2 तरह के एच तो हैं। तो कंपाउंड क्यू हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच, सही कह रहा है यहाँ तक तो। उनमें से एक कह रहा है एरोमेटिक वाला और एक कह रहा है एलिफेटिक वाला। बहुत सही। ये जो सर्कल्ड एच मैं दिखा रहा हूँ, ये एरोमेटिक कार्बन के हाइड्रोजन है, तो ये एरोमेटिक एच है। और जो हम बात कर लेते हैं किसके सर, सर जो ये वाले 3 एच, ये 3 एच और ये 3 एच, ये किसके हैं सर, ये एलिफेटिक कार्बन के हैं। सर रिंग के नहीं है, रिंग के साथ वाले के। तो ऐसे कितने, 3 और 3 6 और 3 9, और वो कितने हैं 3। तो आगे कह रहा है एरोमेटिक और एलिफेटिक का रेशो 1:3 है, यानी 3 ये वाले एरोमेटिक वाले और 9 एलिफेटिक वाले। 3:9 क्या 1:3 होता है? यस सर। डेफिनेटली सर ये भी ट्रू है। सर स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सर हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको करने से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। डू कीप कमेंटिंग वेदर यू फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11 ईजी, मॉडरेट और कंफ्यूजिंग। सर ये हमारा 11th क्वेश्चन था। आज हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के चैप्टर वाइज डिस्कशन ऑफ जेईई मेन 2026 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैप्टर के जेईई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके अगेन सॉल्व कराऊंगा बेटा। दिस इज योर रोहित सर, दिस इज माय कमिटमेंट कि हम मिलके अपना कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं। बस आप मेरे लिए सिर्फ एक काम करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कौन सा चैप्टर आपको पहले डिस्कशन में चाहिए। थैंक यू बच्चों।